नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट 23 दिसंबर 2022। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम को हमारे पहले डेली अपडेट के साथ, जिसका शीर्षक है महत्वपूर्ण दिन। किसान दिवस 23 दिसंबर। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को चिन्हित करने के लिए हर साल 23 दिसंबर को भारत में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत 2001 से सिंह के जन्मदिन को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाता आ रहा है। यह दिन देश में किसानों और उनके काम का जश्न मनाता है। यह भारत के कृषि सुधारों में पूर्व प्रधानमंत्री के योगदान को दर्शाता है। सिंह को पूरे देश में किसानों के उत्थान और कृषि के विकास की दिशा में उनके काम के लिए चैंपियन ऑफ इंडियाज पेजेंट्स की उपाधि दी गई थी। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतरराष्ट्रीय। नवंबर में इराक की जगह रूस बना भारत के लिए शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता। व्यापार सूत्रों से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि रूस पहली बार इराक की जगह भारत के लिए शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है, क्योंकि रिफाइनर ने पिछले महीने मॉस्को से तेल खरीदा था, इस डर से कि 5 दिसंबर से मूल्य कैप की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है और भुगतान के रास्ते बंद हो सकते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि रूस से भारत का तेल आयात नवंबर में लगातार 5वें महीने कुल 9,08,000 बैरल प्रतिदिन बीपीडी हो गया, जो अक्टूबर से 4% अधिक है। नवंबर में भारत के लगभग 4 मिलियन बीपीडी तेल के कुल आयात में रूसी तेल की हिस्सेदारी लगभग 23% थी, जैसा कि आंकड़ों से पता चलता है। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है पुरस्कार। स्पाइसजेट को जीएमआर दिल्ली एयरपोर्ट द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित। एयरलाइन ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, स्पाइसजेट ने वार्षिक जीएमआर दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड्स में सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, जो स्व संचालन करने वाली एयरलाइनों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाली और जमीनी सुरक्षा उल्लंघन को कम करने के लिए अपनी सफलता के लिए है। स्पाइसजेट में हमारे यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह हमारे सभी कार्यों का एक अभिन्न अंग है और हमारी संस्कृति में शामिल है। हम हमारे यात्रियों के लिए एक सुरक्षित यात्रा वातावरण प्रदान करने के लिए उच्चतम सुरक्षा मानकों को अपनाने का लगातार प्रयास करेंगे, स्पाइसजेट के मुख्य रणनीति अधिकारी जीपी गुप्ता ने कहा। आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय। 2031 तक देश में चालू होंगे 20 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र। सरकार ने 2031 तक 20 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को चालू करने की योजना बनाई है, जिससे बिजली उत्पादन क्षमता में लगभग 15,000 मेगावाट की वृद्धि हुई है, सरकार ने लोकसभा को बताया। इन 20 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में पहला 700 मेगावाट की इकाई 2023 में गुजरात के काकरापार में चालू होने की उम्मीद है, जिसमें पहले से ही 3 परमाणु ऊर्जा उत्पादन इकाइयां चालू हैं। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के एक लिखित उत्तर के अनुसार कलपक्कम में 500 मेगावाट के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के 2024 में चालू होने की संभावना है। इसके बाद 2025 में कुडनकुलम में 1000 मेगावाट की 2 इकाइयां चालू होंगी। आइए बढ़ते हैं हमारे 5वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है योजनाएं और समितियां। सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए नव भारत साक्षरता योजना के लिए 1037.90 करोड़ रुपए आवंटित किए। शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए नव भारत साक्षरता योजना NILP का कुल वित्तीय परिव्यय 1037.90 करोड़ रुपए आवंटित किया है। मंत्री ने कहा कि सरकार ने 2022-23 से 2026-27 तक 5 वर्षों के दौरान कार्यान्वयन के लिए केंद्र प्रायोजित योजना NILP की घोषणा की है।
शिक्षा मंत्रालय MoE ने अगले 5 वर्षों के लिए एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को शामिल करने के लिए इस वर्ष NILP को मंजूरी दी। आइए बढ़ते हैं हमारे 6वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है शिखर सम्मेलन और सम्मेलन। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 भोपाल में आयोजित किया जाएगा। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए अगले महीने 21 जनवरी को मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF का 8वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यह महोत्सव देश और विदेश के लोगों और वैज्ञानिक बिरादरी को एक साथ आने, एक साथ काम करने और भारत और मानवता की भलाई के लिए विज्ञान की खुशी का अनुभव करने का अवसर प्रदान करेगा। आइए बढ़ते हैं हमारे 7वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है समझौता। IIT रोपड़ आर्मी ट्रेनिंग कमांड ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रोपड़ और भारतीय सेना के आर्मी ट्रेनिंग कमांड ARTRAC ने प्रमुख संस्थान में रक्षा और सुरक्षा में अध्ययन और अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। एक आधिकारिक बयान के अनुसार केंद्र की स्थापना IIT रोपड़ की तकनीकी विशेषज्ञता और ARTRAC की उन्नत सामग्री और विनिर्माण, डिजाइन और गहन शिक्षण एल्गोरिदम, मल्टीपाथ और वायरलेस नेटवर्क और कुछ अन्य क्षेत्रों के विकास में परिचालन विशेषज्ञता का लाभ उठाने के उद्देश्य से की जाएगी। आइए बढ़ते हैं हमारे 8वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राज्य। तमिलनाडु के CM स्टालिन ने महाकवि सुब्रमण्यम भारथियार की प्रतिमा का उद्घाटन किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाराणसी में भारथियार के पुनर्निर्मित घर में महाकवि सुब्रमण्यम भारथियार की प्रतिमा का उद्घाटन किया। श्री स्टालिन ने उनकी जयंती पर एक स्मारिका भी जारी की। भारथियार की 141वीं जयंती राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मनाई गई। सरकार ने वाराणसी में रहने के दौरान उनके घर की मरम्मत का फैसला किया था। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार सरकार ने मकान के मालिक के साथ समझौता किया और 18 लाख की लागत से एक हिस्से का नवीनीकरण किया गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 9वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है समझौता। परिवर्तन स्मार्टअप अनुदान के लिए HDFC बैंक ने स्टार्टअप इंडिया के साथ की साझेदारी। HDFC बैंक ने भारत सरकार की प्रमुख पहल स्टार्टअप इंडिया के साथ साझेदारी में सामाजिक स्टार्टअप के लिए अपना 6वां वार्षिक अनुदान कार्यक्रम शुरू किया है। परिवर्तन स्मार्टअप ग्रांट्स के रूप में जाने जाने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक प्रभाव क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप्स की पहचान करना और उनके इनक्यूबेटरों को मौद्रिक अनुदान के माध्यम से समर्थन देना है। अनुदान परिवर्तन के तत्वाधान में दिया गया है, जो बैंक की सामाजिक पहलों का प्रमुख नाम है। अब तक बैंक ने 45 से अधिक इनक्यूबेटरों को 30 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया है, जिन्होंने 165 से अधिक स्टार्टअप का समर्थन किया है। आइए बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतरराष्ट्रीय। न्यूजीलैंड सरकार ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया। माना जाता है कि न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश है जिसने सालाना बढ़ती धूम्रपान की उम्र को लागू किया है। यह सुनिश्चित करता है कि 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए किसी को भी तंबाकू नहीं बेचा जा सकता है। यह धूम्रपान को कम किफायती और सुलभ बनाने के लिए कई अन्य उपायों के साथ होगा, जिसमें तंबाकू उत्पादनों में निकोटीन की कानूनी मात्रा को नाटकीय रूप से कम करना और उन्हें कॉर्नर स्टोर और सुपरमार्केट के बजाय केवल विशेष तंबाकू स्टोर के माध्यम से बेचने के लिए मजबूर करना शामिल है। कानूनों ने हाल ही में अपनी अंतिम रीडिंग पारित की और 2023 में लागू होंगे।
तो इस अपडेट के साथ ही हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट 23 दिसंबर 2022 यही समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी आरजे प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूँ। धन्यवाद।